तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज की कहानी लगातार रूस और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, आज 8वां दिन है और अभी भी एक खबर ये भी आ रही कि रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन से बात करने को तैयार हैं और हम जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जो उनके आर्मी बेस कैंप जो हैं, सारे सैन्य अड्डे, वहाँ हमारा हमला जारी रहेगा। इस दौरान में शहरों पर लगातार अब भी धमाके हो रहे हैं और कुल मिला के हालात अब भी ठीक नहीं है। बातचीत से क्या निकलता पता नहीं, लेकिन दो चीज़ें और आज आपके सामने दुनिया की तस्वीर रखना चाहूँगा। एक, कल रूस की तरफ से ये बयान आया कि अगर यूक्रेन और रूस की जंग में कोई तीसरा देश, खासतौर पर इशारा ये था कि अमेरिका या उसके नेटो कंट्री जो 30 मुल्क हैं उनके साथ, उनमें से कोई भी इस जंग में कूदता है तो अंजाम बुरा होगा, फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। और ये भी कहा कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा, यानी न्यूक्लियर वॉर। इस बीच अमेरिका की तरफ से एक खबर ये भी आई कि पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रेसिडेंट ने अपने न्यूक्लियर वेपन को एक्टिव करने के लिए कहा है, सक्रिय करने के लिए। अब ये खबर कितनी सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज की जो कहानी है वो ये है कि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ता है, परमाणु युद्ध होता है, तो क्या होगा। हम लोगों को इसे हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए और ना ही ये कि पैनिक या डराने के लिए कह रहा हूँ। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच हम लोग लगातार बहुत महीने भर से बात कर रहे थे, पर हम में से ज़्यादातर लोगों को यही था कि शायद धमकी है, ये सारी चीज़ें, जंग नहीं होगी। लेकिन रूस ने हमला कर दिया, जंग हो गई, कितने लोग मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाहें वही हैं। अब रूस जिस तरीके से बयान दे रहा है और धमका रहा है अमेरिका को, यूरोप को, क्योंकि लड़ाई उधर ही है, तो उससे ये भी है कि पता नहीं क्या हो और क्या कर दे। एक कहानी है जो सोशल मीडिया पे भी इस वक्त बहुत चल रही है और शायद मुझे अगर उस कहानी के बारे में बात करूं तो पुतिन को लेके ये कहानी है। पुतिन की कहानी ये है कि पुतिन ने कहा कि एक बार उनके पास एक कमरे में एक चूहा दिखा और वो चूहा जो है काफ़ी उछल कूद कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उस चूहे को उस कमरे से निकाल दिया, लेकिन फिर देखते हैं कुछ देर के बाद वो चूहा वापस आ गया और कहीं से ज़्यादा पहले से खतरनाक है और उनके ऊपर हमला कर रहा है। अब ये कहीं कहानी बताई थी पुतिन ने, क्योंकि उसे डर था कि शायद उसके ऊपर कोई हमला करेगा और ये गुस्से में, इसलिए वो पहले हमला कर रहा था। अब उस चीज़ को आज के इस कंटेक्स्ट में, आज के इस दौर में क्यों याद किया जा रहा है, वो ये कि पुतिन का बार बार 2-3 बयान है जो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। एक, इस चूहे की कहानी के हमला कर दिया तो इसका मतलब इशारा ये है कि सामने वाला करे उससे पहले मैं करूँगा। दूसरा, पुतिन का एक बहुत बड़ा कोट है जो उन्होंने कहा था जब वो सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ाई कर रहे थे और बॉक्सिंग भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर लड़ाई होती है तो इंतज़ार मत करो कि सामने वाला तुम्हें पहला मुक्का मारेगा, पहला मुक्का तुम खुद मारो। तो इन चीज़ों को देख कर ये कहा जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होती है तो पुतिन इंतज़ार नहीं करेंगे और शायद पहला न्यूक्लियर वही ट्राई कर ले। इस बात को लेकर दुनिया घबराई हुई है। 2 विश्व युद्ध हमने देखा है, लेकिन अभी तक दुनिया ने सिर्फ 2 ही बार न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब या परमाणु बॉम्ब कहें आप, उसको देखा है और दोनों बार बदकिस्मती से जापान के सीने पे गिरा था, 2 शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा। इसकी मैंने कहानी डिटेल में सुनाई है। लेकिन आज के दौर की अगर बात करें तो नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम गिराया था एटम बम अमेरिका ने, वो आज के दौर के न्यूक्लियर बम के मुकाबले फुलझड़ी थी, मतलब कुछ भी नहीं। आज उससे 3-3 हज़ार गुना ज़्यादा ताकतवर बम बनाकर लोगों ने रखा है। पूरी दुनिया में कितने बम, क्या कैसी सूरत होगी, दुनिया कैसी होगी, इस सारी कहानी पूरे फैक्ट्स, डेटा के साथ आज आपके सामने। हम लोगों को ये जानना और समझना चाहिए कि हम किस दुनिया में बैठे हुए हैं। एक एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने 2013 में एक स्टडी किया था और उस स्टडी के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर इस दुनिया में परमाणु युद्ध होता है, और ये एक संगठन है, बल्कि 2013 में फिजिक्स के वैज्ञानिकों के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट दी है, जिस रिपोर्ट के हवाले से आज मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ। इनका कहना है कि अगर दुनिया में परमाणु युद्ध होता है, रूस और यूक्रेन मान लीजिए और उसके बाद बाकी देश कूद गए, युद्ध तभी होगा विश्व युद्ध जब इन दोनों के अलावा तीसरा देश कूदेगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा।
पहले वर्ल्ड वॉर में करीब 37 कंट्री थे, दूसरे वर्ल्ड वॉर में 70 देश लड़े थे। अब इस बार पता नहीं अगर ऐसा होता तो कितने होंगे। खैर, ये स्टडी क्या कहती है? ये स्टडी ये कहती है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ, और हम देश उतना ही रख लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब से 70, तो इनका यह है कि पहले ही हफ्ते में, सिर्फ फर्स्ट वीक में 10 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। इनका यह भी है स्टडी में कि आधे से ज्यादा लोग उसी वक्त सिर्फ बम की तपिश से मर जाएंगे। जो बम गिरेगा उसकी तपिश, उसकी इंटेंसिटी से मर जाएंगे। जो बाकी बचेंगे वो रेडिएशन से मारे जाएंगे। दुनिया की आधी ओजोन परत बर्बाद हो जाएगी। अब ओजोन परत बर्बाद हो जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिर मौसम आपके लिए सिर्फ किताबी चीज़ें होंगी। ये जो सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सिर्फ किताबों में ही सुनने को मिलेंगे। पूरी जो मौसम है वो ख़त्म हो जाएगी। ठंड, गर्मी, ये जो सारी चीज़ें बता रही, अगर ओजोन परत ख़त्म तो मौसम ख़त्म। वनस्पतियों और पेड़ पौधों के निशान तक मिट जाएंगे। चेरनोबिल में जब लीक हुआ था तो आपको याद, आसपास के सारे पेड़ तक जल गए थे, उनके ऊपर बरसों तक पत्ते नहीं उगे। आधी दुनिया के करीब 2 से 3 अरब लोग भूख से मर जाएंगे। परमाणु सर्दी से दुनिया तबाह हो जाएगी। रूस के आसपास काफ़ी वो अंटार्कटिक और बाकी सारी चीज़ें हैं बर्फ़ के, इसकी तपिश से, इसकी गर्मी से वो बर्फ़ के पहाड़ और वो सारी चीज़ें पिघलनी शुरू होंगी और कई देश समंदर में डूब जाएंगे। परमाणु युद्ध की ये खौफनाक तस्वीरें हैं जो बताई जा रही हैं। रेडिएशन का असर इतना होगा कि लोग तड़पेंगे और फिर अलग अलग और बीमारियों से भी उनकी मौतें होंगी। इनका यह भी कहना है कि सर्दी और गर्मी फिक्स नहीं रहेगी और इस जंग के बाद ऐसी भयानक सर्दी पड़ेगी कि दुनिया से वेजिटेशन, पेड़ पौधे, इन सब के नामो निशान मिट जाएंगे। अब आप सोचिए कि ये सब्जियां और बाकी चीज़ें, ये सब कहाँ से खाएगा और फिर इंसान क्या करेगा? ये तो रही परमाणु बम अगर छूटता है तो उसके नतीजे क्या होते हैं। अब पता है कि हम और आप इस वक्त दुनिया में कितने परमाणु बम के ऊपर बैठे हुए हैं? इस वक्त पूरी दुनिया में 13,080 13,080 एटम बम कहिए, न्यूक्लियर बम कहिए, परमाणु बम कहिए, वो पूरी दुनिया में है 13,080। इन 13,080 न्यूक्लियर बॉम्ब में से सबसे ज्यादा 6,257 6257 एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब रूस के पास है, जिस रूस की वजह से वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ रहा है। नंबर 2 पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के पास 5,550 बॉम्ब है, यानी लगभग 700-800 बॉम्ब ज्यादा है रूस के पास। चाइना है नंबर 3 पे। चाइना के पास 350 बॉम्ब है, सिर्फ 350। फ्रांस के पास है 290 न्यूक्लियर बॉम्ब। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के पास है 225 न्यूक्लियर बॉम्ब। पाकिस्तान के पास है 165 165 बम। इंडिया के पास है 156 156 बम। इजराइल के पास है 90 बम। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास है 50 बम। तो कुल मिलाकर ये सारे बॉम्ब को अगर काउंट करें, और यही वो देश हैं जो न्यूक्लियर पावर है, 13,080 न्यूक्लियर बम इस वक्त पूरी दुनिया के पास है। हालांकि कहते हैं कि जब कोल्ड वॉर हो रहा था, 1986 की बात बता रहे हैं हम, तो कोल्ड वॉर के वक्त ये जो अभी 13,080 बम है, इससे कहीं ज्यादा एटम बॉम्ब हुआ करते थे। सिर्फ रूस के पास उस वक्त कहते हैं कि 40,000 न्यूक्लियर बॉम्ब थे और अमेरिका के पास 23,000 बॉम्ब। अभी रूस के पास 6,257 है, तो कहाँ 40,000 थे, अमेरिका के पास 23,000 थे। और 1986 में कुल जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे 1986 में कोल्ड वॉर के दौरान 70,300 न्यूक्लियर बॉम्ब थे, जो आज 13,080 बम है। आप कहेंगे कम कैसे हुए? तो उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियर को लेकर दुनिया भर के देशों में समझौता हुआ, बहुत सारे बमों को बर्बाद करने की बात की गई, बहुत सारे बम को निष्क्रिय किया गया और इस वजह से कहाँ 70,000 से अब 13,000 पर आ गए। लेकिन 13,000 पे आने के खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि 13,000 इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, इस दुनिया का नामो निशान मिटाने के लिए सिर्फ ये 13,000 परमाणु बम काफ़ी हैं।
फिर ये दुनिया के नक्शे पे क्या, जब नक्शा ही नहीं होगा तो दुनिया क्या होगी। तो ये सारे 13,080 बम इस वक्त दुनिया के पास है। जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरे थे उससे 3000 ज्यादा पावरफुल ये बॉम्ब है। 1961 में जो अब तक का कहते हैं सबसे पावरफुल बम, जो न्यूक्लियर बम कौन है, उसका नाम है जार। रूस का राजा हुआ करता था जार, आपको पता होगा, उसी के नाम पर है। जार मतलब शहंशाह भी होता है। तो 1961 में इस जार बॉम्ब को टेस्ट किया गया था। जमीन से ऊपर करीब 4 किलोमीटर फटा था ये बॉम्ब, और कहते हैं कि जमीन से 60 किलोमीटर ऊपर तक आग का एक बवंडर उठा था। रोशनी ऐसी थी कि 1000 किलोमीटर दूर तक लोगों ने देखी थी। दिल्ली से मुंबई करीब 1400 किलोमीटर है, तो आप मान लीजिए कितनी दूरी होगी। 1000 किलोमीटर दूर तक इस टेस्टिंग बॉम्ब की रोशनी दिखाई दी थी। 55 किलोमीटर तक, 55 किलोमीटर तक इस टेस्ट बॉम्ब के टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान 55 किलोमीटर के रेडियस में उस जमीन पर जो भी चीज थी जलकर खाक हो गई। 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर किसी अच्छे खासे छोटे मोटे शहर का पूरा इलाका होता है, मतलब एक शहर खत्म। 160 जब ये टेस्ट हुआ तो 160 किलोमीटर दूर के घरों तक के खिड़की जो थे और दरवाजे और कांच के, वो सारे टूट गए थे। 160 किलोमीटर दूर तक के। 100 किलोमीटर के दायरे में जो लोग बच गए, बाद में वो रेडिएशन के चपेट में आ गए थे। इसके बाद 1963 में अमेरिका और रूस ने यह फैसला किया कि वो अब कभी जमीन के ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। ये जमीन के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ 61 की। इसके बाद अब जमीन के बहुत नीचे जाकर न्यूक्लियर टेस्ट होता है, जैसे अपने यहां पोखरण में हुआ था। अमेरिका ने 1952 में ईवी माइक नाम के एक बम का, न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया था, और यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। तो यह उस वक्त बॉम्ब की हालत थी इनकी। अब इस पूरे मामले में 13,080 बम है। अब एक सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर मान लीजिए जंग होती है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कैसे दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी, अलग अलग देश के लिए लड़ रहे थे। हालांकि उस वक्त अमेरिका और रूस एक तरफ थे क्योंकि जर्मन में हिटलर से लड़ना था, लेकिन अभी सिनेरियो अलग है। अगर विश्व युद्ध होता है तो इस वक्त अमेरिका और रूस आमने सामने होंगे क्योंकि नेटो को अमेरिका लीड कर रहा है। तो फिर अमेरिका के साथ कौन कौन से देश होंगे और रूस के साथ कौन कौन से देश होंगे, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो अमेरिका के जो साथ होंगे वो नेटो के देश तो होंगे ही होंगे, और पूरा यूरोप होगा क्योंकि यूरोप के साथ ही ये सारी लड़ाई चल रही है। तो पूरा यूरोप, अमेरिका और एक तरह से इजराइल को भी आप ले लें, ये अमेरिका के साथ हो गए। रूस के साथ कौन होगा? तो अभी तक खुलकर चीन आया। रूस और हमारे भारत के बीच में दोस्ती है, लेकिन और उधर चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती है। अब चीन चला जाएगा रूस के साथ तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। अगर हम दोस्त के नाते देखें तो हमें भी रूस की तरफ जाना चाहिए, अमेरिका की तरफ नहीं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का अभी तक इस जंग में क्या रोल है और क्या सोचा है, ये क्लियर स्टैंड नहीं है। तो अभी इन दोनों देशों को अलग रखते हैं। तो एक तरफ अमेरिका होगा, दूसरी तरफ यूरोप के देश होंगे, नेटो के देश होंगे, ब्रिटेन होगा, दूसरी तरफ रूस होगा और फिर चीन होगा। अब अगर ये सारी लामबंद हुई और बाद में जब धीरे धीरे और भी देश इसके साथ जुड़ते जाएंगे, तो उस हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो अमेरिकी खेमे में जो अमेरिका के दोस्त मुल्क हैं और जो परमाणु संपन्न है, न्यूक्लियर पावर है इनके पास, वो कौन कौन से और कितने बॉम्ब होंगे उनके पास। तो अमेरिका के पास जैसे मैंने आपको बताया 5550 बॉम्ब है, फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 225, इजराइल के पास 90, कुल मिला दें तो ये 6155 6155 परमाणु बम अमेरिकी खेमे के पास होंगे। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो उनके पास परमाणु बम नहीं है लेकिन वो मिलेंगे। दूसरी तरफ अब रूस और चीन की ही हम सिर्फ बात कर लें तो चीन के पास 350 है, लेकिन रूस के पास 6257 6257 बम है, यानी इन दोनों के पास मिलाकर हुए 6607। तो एक तरफ 6155 6155 अमेरिका और उसके दोस्त के पास, 6607 चीन और रूस के पास। तो लगभग बराबरी का मुकाबला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अब जब एक कोई बम गिराएगा तो दूसरा गिराएगा, दूसरा गिराएगा तो तीसरा गिराएगा, आखिर तक का तो ये भी पता नहीं है कि ये बम गिराने के लिए लोग भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब बॉम्ब तो आ गया आपके पास, लेकिन बॉम्ब को गिराना है और कहाँ कहाँ तक कौन कौन से देश बच सकते हैं।
तो जब भी परमाणु बम बनता है, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इसका कैरियर ज़रूरी होता है। परमाणु बम को 3 तरीके से आप गिरा सकते हैं किसी देश पर। एक हवा के रास्ते लड़ाकू विमान फाइटर प्लेन से, दूसरा ज़मीन से आप मिसाइल के ज़रिए, और तीसरा समंदर के रास्ते पनडुब्बियों से। तब छोड़ेंगे तो कितनी दूर तक, कहाँ तक आपका गिरेगा? अगर रूस अगर मिसाइल दागता है तो क्या वो अमेरिका के शहर को निशाना बना सकता है, और क्या अमेरिका रूस के शहर को बना सकता है? बिल्कुल। जितने भी देश हैं इन सब के अगर आप वो देखें कि इनकी पहुंच कहाँ तक है, अमेरिका के पास 13,000 किलोमीटर तक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के साधन है। 13,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। फ्रांस के पास 10,000 किलोमीटर तक, इंग्लैंड के पास 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। इजराइल के पास अराउंड 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। चीन के पास भी 14,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल रूस के पास है, 15,000 किलोमीटर। इंडिया और पाकिस्तान के पास भी लगभग 12-13,000 तक मार करने वाली मिसाइल है। अब ये इस हिसाब किताब का मतलब क्या हुआ? इस हिसाब किताब का मतलब ये हुआ कि जितने भी देश हैं जिनके पास एटम बॉम्ब है, दुनिया का कोई भी मुल्क, उस मुल्क का कोई भी शहर इनकी मिसाइल से की पहुंच से दूर नहीं है। मतलब रूस चाहे तो फिर वो वॉशिंगटन डीसी से लेके, न्यूयॉर्क से लेके, एलए से लेकर, टेक्सास से लेकर जो भी बड़े शहर हैं वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता है। उसी तरह अमेरिका चाहे तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर रूस के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ बम गिरा सकता है। उसी तरीके से चीन निशाना बना सकता है, उसी तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, उसी तरीके से इंडिया, पाकिस्तान। तो ख़तरा ये है कि हर मुल्क, हर देश का शहर, उसकी राजधानी न्यूक्लियर बॉम्ब के निशाने पर है। तो इसका मतलब है कि कोई किसी को भी निशाना बना सकता है। अब रूस की तरफ से जो भी बयान आया है इस वक्त, उसको देखते हुए इसी बात पे पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि क्या ऐसा होगा, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्या इस विश्व युद्ध में न्यूक्लियर वॉर होगा। अब मेरा अपना कुछ इसमें मानना है। मेरा मानना है कि ये शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बातें हो रही हैं। जब तक रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं और किसी तीसरे देश का दखल नहीं है, आप मान कर चलिए कि युद्ध आज नहीं तो कल जल्दी, मुझे लगता है, ख़त्म हो जानी चाहिए। बातचीत के टेबल पर भी दोनों बैठे हुए, आज भी बातचीत हो रही है। रूस अब थोड़ा सा झुका भी है क्योंकि उनके एक बहुत बड़े कमांडर की भी मौत की खबर आ रही है, और जिस तरीके से यूक्रेन ने पलटवार भी किया है उससे भी परेशानी हो रही है। फिर रूस को लग रहा है दुनिया से अलग थलग हो गए। रूस की फाइनेंशियल हालत, माली हालत भी ज़्यादा दिनों तक जंग लड़के, क्योंकि इतने सारे सैंक्शन हैं, वो परेशान हो जाएगा। और उसे जो करना था वो उसने कर लिया, दुनिया में दादागिरी दिखानी थी वो दिखा ली। तो जब तक रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई सूरत नज़र नहीं आती है। हाँ, अगर इसमें कोई भी एक नेटो देश कूद पड़ा, अमेरिका कूद पड़ा, तो फिर ये 2 देश से मामला 3 देश, फिर रूस यूक्रेन को छोड़कर जो तीसरा देश उसके साथ देगा यूक्रेन का, वो उस पर भी रूस हमला करेगा। जब वो करेगा तो उस देश के कोई दोस्त साथ होंगे उसके, फिर वो उस दोस्त देश के पे वो हमला करेगा। और इस तरीके से धीरे धीरे देश की तादाद बढ़ती जाएगी, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। तो जब तक तीसरा देश इसमें नहीं घुसता है, बाकी के दुनिया भर के लोग, देश जो है अभी तक इसीलिए पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सैन्य तौर पर कोई नहीं लड़ रहा। अपनी आर्मी किसी ने नहीं भेजा, अपनी आर्मी और रूसी आर्मी के बीच में कोई मुकाबला नहीं कर रहा है। उसकी वजह बहुत सारे लोग इसको लेकर शिकायत भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों छोड़ दिया आपने यूक्रेन को अकेले, उसकी तरफ से लड़िए। यहाँ पे मसला दूसरा आ गया। यहाँ पे लड़ने का मतलब है कि फिर आप भी रूस के दुश्मन, जंग के मामले में फिर रूस आपसे भी जंग लड़ेगा, और इस तरह से आप दुनिया को तीसरे विश्व में धकेल देंगे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और यही वजह है कि बाकी देश जंग नहीं लड़ रहे, बाकी का जो काम है वो करते जा रहे हैं। और इंडिया का भी अभी तक यही स्टैंड है। इंडिया दूर से अभी बैठकर देख रहा है और उससे यही बात हो रही है कि आप आपस में बात कर लें, समझौता कर लें। तो अब देखिए क्या समझौता होता है, पर दुआ यही है कि जंग खत्म हो, दुनिया में शांति हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। और जब अच्छी चीज़ें होती हैं, एक तो 2 साल हम लोगों ने देखा कोरोना ने ज़िंदगी और ज़िंदगी जीने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया बदल दिया। मतलब एक तरह से लोग परेशान थे, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा था।
अब थोड़ा सा ये अभी लगा कि कोरोना कम हो रहा है, ठीक हो रहा है, दुनिया भर से कोरोना भाग रहा है, फिर से शायद हम लोग वैसी ज़िंदगी जिए। अब ऐसे सूरत में फिर ये जंग का तनाव, ये सारी चीज़ें, तो पता नहीं वो सुकून, वो खुशियाँ वो कब वापस आएंगी, बट जल्दी आ जाएं क्योंकि अब बहुत हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने न्यूक्लियर वॉर होगा तो क्या सूरत होगी, किसके पास कितने बम हैं ये कहा, तो इसी के लिए मैंने ये सारी तैयारी करके आप तक पहुंचाई थी। और ये फिज़िक्स के जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है उसके ज़रिए डेटा कलेक्ट किया था जो आप तक पहुंचाया था। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले सिलसिला, आज भूषण लवांगरे इनका जन्मदिन, और इत्तेफाक से ये इजराइल में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको, हैप्पी बर्थडे भूषण साहब। उन्होंने कहा साइबर क्राइम के बारे में आप कहानियाँ सुनाएं ताकि लोग इससे अलर्ट हों, ज़रूर सुनाऊंगा। ज्ञानू शास्त्री जी हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ज्ञानू जी। और रवि कुशवाहा साहब ने भेजा है। सुभाष कुमार गुप्ता हैं, बेगूसराय बिहार से, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुभाष, मैं बेगूसराय गया हूँ। नरेंद्र मीना है, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र। और विजेंद्र मीना जी ने भेजा है। इसके अलावा अवनेश चौहान है, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे, बल्कि 1 मार्च को था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। रॉबिन भंडारी ने भेजा है उत्तराखंड से। इसके अलावा दुआती, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दुआती जी। और नरेश राज भट्ट गोवा से, उनकी पत्नी, उन्होंने भेजा है। निशा, इनका भी आज जन्मदिन है, और इनकी बहन जो है वो इम्तियाज़, उन्होंने भेजा है। सईद अहमद, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सईद। और अखलाक हाजी ने भेजा, उनके ये बेटे हैं। साथ ही मोनिका जैन और सुनील जैन जी की एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और राशि जैन पानीपत से, इनके माँ बाप हैं, उन्होंने भेजा है। सतीश कुमार, ये इराक और लीबिया वॉर की कहानी सुनना चाहते हैं, मैंने शायद इराक वॉर की सुनाई है, लीबिया के भी सुना दूंगा। मुदस्सर अंसारी हैं, और ये कोटा के एक मर्डर की कहानी सुनना चाहते हैं। संतोष डरबी हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। कैलाश चौधरी जी हैं नागौर से, और मैं मिलूंगा आपसे, ये स्टूडेंट यूनियन लीडर हैं ये, बस थोड़ा सा ये बाकी चीज़ें कम हो जाए कैलाश साहब, फिर ज़रूर मिलूंगा आपसे। प्रवीण कुमार सिंह जी हैं, और हाँ, इनका कहना था कि यूक्रेन को क्या ज़रूरत थी नेटो के साथ शामिल होने की, इसी वजह से रूस ने हमला कर दिया। हर देश की अपनी पॉलिसी होती है, अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, और यूक्रेन को ये पता है कि रूस के साथ रहकर पता नहीं कब तक इसी तरह से रहेंगे, जैसे क्रीमिया पे कब्जा किया, बाकी 2-3 शहरों पे और भी। तो वो एक देश के नाते ये सोच रहा था कि शायद नेटो के साथ जाने से हमारा देश मजबूत होगा, नेटो का सपोर्ट मिलेगा। तो हर देश अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा, उसके बारे में सोचता है, शायद यही वजह होगी। अमोल हैं हैदराबाद से, और उनका ये एक सवाल था कि सैंक्शन जो रशिया पे लगाया जा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो रशिया बार बार कह रहा है कि आप हम पे जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इसके लिए पहले से तैयार हैं। और रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया था तो मालूम था उसे कि ये सारी बंदिशें, आर्थिक बंदिशें, ये सब लगाई जाएंगी। इवन कोई भी देश परमाणु जो परीक्षण करता है, न्यूक्लियर टेस्ट, उसे ही पता है। अब हम इंडिया वाले भी भोग चुके हैं, जब परमाणु टेस्ट हुआ था तो अमेरिका ने बहुत सारी आर्थिक पाबंदियाँ लगाई थी। इसके अलावा रेणुका हीरे जी हैं, उस्मान अंसारी हैं, अनीता हैं, थैंक यू वेरी मच आपके मेल के लिए। अशोक डूडी बिश्नोई जी हैं, आदिल रज़ा हैं, प्रोफेसर मंगेश बी पाटिल हैं। और प्रोफेसर साहब मंगेश पाटिल साहब ने मुझे लिखा है मेल में कि मैं बहुत इरेगुलर हूँ, तो अब इसका, मेरी वैसे भी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, लेकिन इरेगुलर जो मैं समझता हूँ वो ये हूँ कि मैं काफ़ी गैर हाजिर रहता हूँ और कहानियाँ बीच बीच में नहीं सुनाता हूँ। तो ये मुझे थोड़ा, अब तो मैं बहुत सुधर गया हूँ, मुझे लगता है महीनों, बल्कि एक आध साल में शायद एक आख ही दिन हुआ होगा, एक दिन जब कहानी से मैं गायब हुआ या गोली दिया हूँ, वरना तो मैं बहुत पंक्चुअल हूँ और रूटीन से सुनाता हूँ। बाकी आप सब भी गवाह हैं इस बात के। तो प्रोफेसर साहब, शायद हो सकता है आपने कुछ कहानियाँ मिस की हों, लेकिन मैं लगातार सुना रहा हूँ। इसके अलावा आरिफ अंसारी हैं, राकेश कुशवाहा हैं, सफ़ीना हैं, और ये बुरहान वानी की कहानी सुनना चाहती हैं। तृप्ति वारजुरकर जी हैं नागपुर से। इसके अलावा करण पटेल हैं, और नेत्रा कुलकर्णी जी हैं, ये सीरियल किलर ऑटो शंकर की कहानी सुनना चाहते हैं, और ये ऑटो शंकर की कहानी सुना चुका हूँ। तो नेत्रा जी, आप इसी एपिसोड में इसको आपको मिल जाएगी। तो आज कहानी में इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।